यस फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर। उसमें हम पढ़ रहे हैं कोलिशन का चैप्टर, और आज में पढ़ रहे हैं कोलिशन इन टू डायमेंशंस। तो ये तो साफ साफ बता दीजिए कि कोलिशन इन टू डायमेंशंस जो है एक्चुअली पूरी तरह काफी एडवांस माना जाएगा। तो आप हेडिंग दे दीजिए, चलिए कोलिशन इन टू डायमेंशंस, और उसको लिख दीजिए एडवांस्ड। एडवांस का साफ साफ मतलब ये है कि नीट की बात करें तो कोलिशन इन टू डायमेंशंस को इम्पॉसिबल टाइप का है। अभी 22-23 में इसके क्वेश्चंस का सिंबॉलिकली थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो फिगर 6.10 also depicts the collision of a moving mass m1 with stationary mass m2. So linear momentum is conserved in such a collision. Since momentum is a vector, this implies that three equations for three directions. तथा momentum conservation आप इसमें आगे लिख दीजिए कि in numericals we should apply momentum conservations. We should apply momentum conservation equation. We should apply momentum conservation equation in three directions separately. अगर इसका न्यूमेरिकल में सॉल्व करना ही है, जो एनसीईआरटी कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली इसका न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। सर मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद क्या लिखना है? मैंने कहा मोमेंटम कंजर्वेशन शुड बी अप्लाइड इन थ्री डायरेक्शन सेपरेटली। मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में अपन अलग से अप्लाई करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में अलग से अप्लाई करेंगे, और मोमेंटम कंजर्वेशन जेड डायरेक्शन में अलग से अप्लाई करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है वो आपको तीन डायरेक्शंस में सेपरेटली लगाना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम या कंजर्व्ड है इन such a collision. Momentum is a vector quantity. This implies that equation for three directions x, y, z हमें अलग से लगानी चाहिए। कहता है consider the plane determined by the final velocity directions of m1 and m2 and choose it to be the xy plane. तो ये कह रहा है मान लीजिए ये एक बॉडी m1 है, ये वेलोसिटी v1 इनिशियल से यहाँ आ रही है, और ये m2 अभी रेस्ट पे है, और टक्कर के बाद ये बॉडी यहाँ जा रही है। ये इनिशियल डायरेक्शन थी, इसी को हम अपना x एक्सिस मान सकते हैं। इसमें तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, इसमें जो वेलोसिटी थी उसको x एक्सिस मान लीजिए और इसको y एक्सिस मान लीजिए। अब में भी ये v1 फाइनल है और ये v2 फाइनल है। v2 इनिशियल तो 0 थी, तो बस ये xy प्लेन में जा रहा है। ये एंगल अगर कुछ है θ1 और ये एंगल है θ2, इनकी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी तो जा सकती। तो मैं एक बार आपकी एक डायग्राम बना दीजिए दोबारा, और हम लिख तो लेते हैं। सीखने को तो मिल रहा है इससे, इस पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आएगा, पर हाँ इक्वेशन लिखने के प्रोसेस में थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे तो फिर अगली सब हेडिंग दे दीजिए, छोटी सी हेडिंग दे दीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन अलोन। मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मेरे पास इनिशियल मोमेंटम इसका तो था m1 v1 i और उसका था m2 v2 i जो कि 0 था। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और फाइनल मोमेंटम है m1 v1 फाइनल। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे इसका यहाँ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो याद है cos थीटा का। मैं खाली x डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इसका ये है, ये तो x डायरेक्शन इसी को तो कहा गया है। x डायरेक्शन में इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि इसमें तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। मोमेंटम इन मास इनटू वेलोसिटी। फिर इसका x डायरेक्शन में ये मान लीजिए m1 अब फाइनली यहाँ जा रहा है और m2 अब फाइनली यहाँ जा रहा है, तो इसका x डायरेक्शन का मोमेंटम है m1 इनटू यहाँ वेलोसिटी यहाँ पर है v1 फाइनल cos थीटा 1, और इसका भी x डायरेक्शन में मैं लूंगा, ये हो जाएगा इक्वल टू मास
अब वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का वह कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, तो ये भी आ जाएगा cos थीटा 2। आपको रिजोल्यूशन में पता है कि जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बनता है वहां कंपोनेंट cos थीटा आता है, इसका यहाँ कंपोनेंट cos थीटा आएगा और यहाँ कंपोनेंट sin थीटा आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं तो हम कुछ थोड़ा बहुत सीख तो रहे हैं। और चलिए रिजोल्यूशन ही रिवाइज हुआ, अलग से न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे नहीं आपको, पर ये अपने आप में एक सीखने लायक चीज थी, ये फायदा हुआ इसको आप कभी एक्सक्यूज कभार। हाँ बोलिए। सर, अगर हम वाई एक्सिस में लेंगे तो इनिशियल में क्या लिखेंगे? y एक्सिस पे इसके जस्ट बाद r है, ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद इन y डायरेक्शन में इसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन। यार y डायरेक्शन में अब इनिशियल इसमें तो खैर कोई मोमेंटम है ही कहीं भी नहीं है, ये वाला पार्टिकल तो रेस्ट पे ही है। तो इसको मुझे जीरो लिख देना चाहिए था, फाइनली ये जीरो लिख देना चाहिए। y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में इसका तो है ही नहीं, और इसका अगर है तो यहाँ पे है cos 90। y डायरेक्शन से एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो वेक्टर x एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है उसका y कंपोनेंट जीरो होता है, ऐसा आप अलग से लिख सकते हो। If a vector is directed along x axis, if a vector is directed entirely along x axis, अगर एक वेक्टर पूरी तरह x axis के along है, if a vector is directed entirely along x axis, then its y component is zero. If a vector is directed completely along x axis, then its y component is zero. क्योंकि मेरे को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है ना इसको, ये एंगल 90 है, अब मुझे पता है कि cos 90 होता है जीरो। जो वेक्टर पूरी तरह x एक्सिस के अलोंग है उसका y कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मुझे उसका कंपोनेंट लेना होता है मैं उस डायरेक्शन के cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ मैं cos 90 से मल्टीप्लाई करूंगा और cos 90 जीरो होता है। मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर x एक्सिस के अलोंग होता है उसका y कंपोनेंट जीरो होता है। और इसी तरह ये बात भी सही है, इसी तरह यह बात भी सही है कि जो वेक्टर y एक्सिस के अलोंग होता है उसका x कंपोनेंट जीरो होता है। आप राइट एंगल्स पे अगर कंपोनेंट लेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो क्या है इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका तो जीरो ही है और इसका पूरा का पूरा मोमेंटम x डायरेक्शन में है, तो इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में जीरो है। ये मोमेंटम इसका y डायरेक्शन में जीरो है। अब फाइनल मोमेंटम देखता हूँ, इसका y डायरेक्शन में आएगा m1 e1 फाइनल, और इधर cos आता है तो इधर sin आएगा sin थीटा 1, और चाहिए तो इधर आप डायरेक्शन प्लस j कैप लगा दीजिए। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप i j के साथ साथ चिपकाते चलते हैं तो फायदा तो मिलेगा, अच्छा तो रहेगा। i j के साथ साथ चिपका दीजिए। हम अगर बोले तो इसका मोमेंटम प्लस y डायरेक्शन में है तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर एक फाइनली सिस्टम में दो ही पार्टिकल है, ये और ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। अब इसका मेरे को y कंपोनेंट इसका देखना है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास है n2, वेलोसिटी है v2 फाइनल, और इसका यहाँ कंपोनेंट चाहिए, इधर आएगा sin थीटा 2, इधर आएगा sin थीटा 2, और ये डायरेक्शन है माइनस j कैप। अगर इसको मैं प्लस i कैप कहता हूँ तो ये माइनस i कैप है, और ये प्लस j कैप है तो ये माइनस j कैप है। तो ये सब कम से कम हमारा रिवाइज हो रहा है, इससे हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। अलग से इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर इसके प्रोसेस में हमने काफी कुछ सीखा। तो मैथमेटिकल पार्ट अगर आप इसे रिवाइज करते हैं कभी तो अच्छा है, और नहीं भी रिवाइज करते हैं तो चलेगा। सीधी सी बात है, अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके सामने दोबारा आएंगी और तब आप सीख जाएंगे। तो अगर इसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग रिवाइज नहीं करते तो चलेगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, जब ये बॉडी जब फाइनली मोशन पूरा एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे सेपरेटली लिखना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में इनिशियली इसका मोमेंटम जीरो है और इसका तो पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही है, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में यही है। टक्कर के बाद इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1 f का cos थीटा 1, और टक्कर के बाद इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 f cos थीटा 2।
हाँ मैं यहाँ पर अगर चाहता तो प्लस आई कैप और आई कैप और इसमें भी प्लस आई कैप लिख लेते। अगर आपने बोला है कि एक्स डायरेक्शन में ही है तो आप चाहो तो मत लिखो, क्योंकि आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में ही है ना। यहाँ पे बस ये लिखना जरूरी था जे कैप, क्योंकि मेरे को माइनस साइन चाहिए था। इसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में है m1 v1 फाइनल और प्लस जे कैप, और इसका मोमेंटम है m2 v2 फाइनल माइनस जे कैप। बस ये वाई डायरेक्शन और मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन है। इन्हें आप फिलहाल नहीं भी रिवाइज करेंगे तो चले, इन्हें अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चले। बस एक बार सुन लिया, मुझसे थोड़ा बहुत अप्रोच डेवलप हो गया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अलग और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अलग, इनकी हमने दो इक्वेशन लिख ली 6.29 और 6.30, जिन्हें आप रिवाइज ना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इम्पोर्टेंट है तो कहीं ना कहीं हम इन्हें दोबारा हमारे सामने ये चीजें आएंगी। आगे पढ़ रहा हूँ कि द वन नोज इन दीज इन मोस्ट सिचुएशन, हमें न्यूमेरिकल में ज्यादातर m1 m2 और v1 i तो दिया रहता है, बट 4 अननोन्स हो गए यहाँ पे। तो फिर खैर इसीलिए कह रहा है यहाँ पे क्या अननोन्स बहुत ज्यादा है। θ1 भी अननोन है, θ2 भी अननोन है, v1 फाइनल भी अननोन है और v2 फाइनल भी अननोन है। इसीलिए इसका न्यूमेरिकल काफी लेंथी होता है और लेंथी न्यूमेरिकल पेपर में आते ही नहीं है। नीट और जेईई मेन की मैं बात करता हूँ, केवल लेंथी न्यूमेरिकल पेपर में आते ही नहीं है, इसलिए इसी को और आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इतना इक्वेशन लिखने में हमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हमारा हुआ, ओके। तो खैर फिर से इसने एक और बात कही है कि अगर इसने कहा है कि इलास्टिक कॉलिजन है तो फिर तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये हो ही जाती है। ये भी लिख लेते हैं हम, ये इक्वेशन तो क्या न्यूमेरिकल में काम आती है, ऐसा लिख दीजिए। फॉर इलास्टिक कॉलिजन वन मोर इक्वेशन कैन बी रिटन। इलास्टिक कॉलिजन के लिए एक इक्वेशन अपन और लिख सकते हैं हमेशा ही। इलास्टिक कॉलिजन के लिए एक इक्वेशन हमेशा ही और लिखी जा सकती है, और वो ये कहेंगे आप m1 ब्रेक स्क्वायर प्लस फिलहाल तो 0 इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल का स्क्वायर। सेकंड ऑब्जेक्ट तो मैं अभी रेस्ट ही मान रहा हूँ ना। हाँ, ये इस पे बिल्कुल आप 5 स्टार दे सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल ने कह दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़ी सुंदर इक्वेशन है, अगर न्यूमेरिकल ने कह दिया कि भाई ये 2D इलास्टिक कॉलिजन है, ये रेस्ट पे था, इसने आके इसे मारा और मान लीजिए कि ऐसा गया और एक ऐसा गया, तो ये आई और जे से हम घबराएंगे। आई और मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने में आपको तकलीफ महसूस होगी, आप इतना कंफर्टेबल उनके साथ नहीं होंगे। पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना 2 डायमेंशन में भी बड़ी आसान, वो लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट बात करके लिख दीजिए कि even in a 2-dimensional collision, solving a numerical by KE conservation, solving a numerical by kinetic energy conservation is very easy. 2D कॉलिजन भी होगा तब भी अगर सफिशिएंट जानकारी आपको दी गई है, अगर मतलब ये न्यूमेरिकल आपको आता है 2D कॉलिजन का, तो एक ही न्यूमेरिकल आ सकता है, वो जिसमें उसने आपको कम से कम ये वेलोसिटी दे दी है और ये दे दी है और ये निकालनी है। केई कंजर्वेशन में एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान से समझ लीजिए कि हम कोई एंगल थीटा बीटा कोई कंपोनेंट कहीं लेते नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भले ही ये 2D कॉलिजन हो, पर हम केई कंजर्वेशन में कोई कंपोनेंट्स नहीं लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा लिख दीजिए इन द इक्वेशन ऑफ केई कंजर्वेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हालांकि टफ न्यूमेरिकल में सामने आती हैं, ज्यादा काम की तो नहीं है, पर हाँ इससे न्यूमेरिकल आसान बनता है। ये वाला न्यूमेरिकल आसान है, पेपर में ज्यादा आया कभी भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2D कॉलिजन का केवल एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, और वो जिसमें उसने वेलोसिटीज की जानकारियां दे दी हों आपको। इसमें वेक्टर क्वांटिटी से आप डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको टोटल वेलोसिटी से मतलब होता है। एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट की कोई बात नहीं होती, ठीक है।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कोई थीटा टर्म आ ही नहीं है, कोई थीटा टर्म आ ही नहीं है। 2015 के जे नीट में 2015 के नीट में इस पे न्यूमेरिकल आया है, हालांकि तब तक बड़े बड़े क्वेश्चन आया करते थे। उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मतलब मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही वो इलास्टिक कॉलिजन कहता है, फिर वो भले ही 2 डायमेंशनल कॉलिजन है, आप जरूर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पे ही ध्यान लगाएं। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि आई और जे में हम इनिशियली हमें कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। ठीक है, दोबारा लिखिए इस बात को, फिर से लिखिए कि if it is elastic collision, whether one dimensional or 2 dimensional, if it is elastic collision, whether one dimensional or 2 dimensional, if sufficient information is given, we should first try to solve numerical. We should first try to solve numerical by forming equation of kinetic energy conservation. आगे कह रहा है, we obtain an additional equation that still leaves us one equation short. At least one is of the 4 unknowns. ये सब जो है इसको लाइन को मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। बस आप तो यही बात ध्यान रखिए, बड़ी काम की बात है आपको बताइए कि अगर इलास्टिक कॉलिजन वर्ड उसने यूज किया है तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन करिए और फिर पहला ध्यान यही लीजिए कि के कंजर्वेशन की इक्वेशन बनानी है। अब भले ही एंगल वैंगल कुछ दिए हों, उन्हें आप इग्नोर कर देना। के कंजर्वेशन में एंगल का ध्यान नहीं देते। हाँ, मोमेंटम में सारे एक्स डायरेक्शन में अलग से इक्वेशन लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में अलग से इक्वेशन लिखते हैं। तो वाई एक्स मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना इनिशियली आप छोड़ सकते हैं। के कंजर्वेशन वाला पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हाँ, वो एग्जाम में आ भी सकता है। बाकी सारी बातें इन्होंने जो कही है वो आप छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा है कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन की जब इक्वेशन लिखेंगे तो 4 अननोन है, v1 फाइनल, v2 फाइनल, θ1 और θ2। इक्वेशन अननोन है 4 और इक्वेशन आप बना ही पा रहे हैं 3। और अगर 4 अननोन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए होती। 4 अननोन हो और 3 इक्वेशन हो तो सॉल्व नहीं हो सकते। और अगर 4 इक्वेशन बन भी रही हो तो उसे सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा। और सवाल तो 60 सेकंड से ज्यादा वाला सवाल आता नहीं है जो 1 मिनट या 2 मिनट ले। ठीक है, ऑलराइट। तो लास्ट में भी एग्जांपल 6.13 कर रहे हैं। कहता है कंसीडर द कॉलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 6.10। वही थ्रूआउट पूरे डिस्कशन में वो एक ही फिगर लेके चला है। टू बी बिटवीन 2 बिलियर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेस। द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू व्हाइल द सेकंड बॉल इज कॉल्ड द टारगेट। चलो कम से कम सेकंड को तो टारगेट कह रहा है, फर्स्ट को मैं प्रोजेक्टाइल कह रहा था, ये बिलियर्ड की भाषा यूज कर रहा है इसलिए से क्यू कह रहा है। The billiard player wants to sink the larger ball in a corner pocket, which is at an angle of 37 degree. Assume that the collision is elastic, ये keyword मिल गया, and that friction and rotational motion are not important. जिसको भी हल्का सा भी इसने कहा है not important या negligible, उसको आपको 0 ही मानना है। एक एंगल उसने दिया है और एक एंगल आपको निकालना है, तो आप एक हेडिंग ये दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, लिखिए स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायरेक्शंस में जा रहा है ना तो 2 डायमेंशनल है। अगर एक ही डायरेक्शन है तो ये 1 डायमेंशनल है। इसका हम एक स्पेशल केस कर रहे हैं और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्कशन और डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पहली बात तो वही है कि V2 इनिशियल इज 0, V2 इनिशियल इज 0। और दूसरी बात यह है कि मासेस इक्वल है। दो इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक तो हम शुरू से यही लेके चलते थे कि भैया टारगेट रेस्ट पर है। अब वो कह रहा है इनके मासेस भी इक्वल है।
और फिर ये 2 डायमेंशनल कॉलिजन है, यानी ये प्रोजेक्टाइल है, इसमें ये क्यू कह रहा है, ये m1 जिसे मैं कहता था उसमें से m कहा है, इसकी वेलोसिटी है v1 इनिशियल, और यहाँ पर ये टारगेट है, ये टारगेट है जिसकी v2 इनिशियल 0 है, इसका मास m2 है जो कि फिलहाल m के ही बराबर है, और टक्कर के बाद ये यहाँ जा रहा है, यहाँ m1 जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v1 फाइनल है, और यहाँ m2 जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v2 फाइनल। देखिए ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। हमें थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन ऑब्टेन करना है। कंडीशन क्या दी है कि v2 इनिशियल 0 है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात उसने ये बोल दी है कि मास इज इक्वल, बस यही आगे लिख दीजिए, ऑब्टेन अ रिलेशन, वी हैव, या लिख दीजिए वी हैव टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2, मास इज इक्वल, मास इज इक्वल है। अब इसका जो डेरिवेशन है कायदे से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और खाली रिजल्ट ही मैं दे रहा हूँ और रिजल्ट ही केवल इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए भी एनसीईआरटी ने जो किया है वो नहीं कर रहा, एनसीईआरटी ने जो किया है वो मैं नहीं कर रहा, मैं इसका एक अलग मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक आसान तरह से इक्वेशन लिख दी जा सकती है। नहीं तो इसमें मैं डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगा रहा हूँ, पर एक डिफरेंट तरीके से लगा रहा हूँ, और इन दोनों के बीच में टोटल एंगल को मैं थीटा ले रहा हूँ, या थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दूंगा। तो लिख दीजिए, सॉल्यूशन लिखिए कि अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। और किसी भी वेक्टर में हमने जब वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा तो रिजल्टेंट को निकालने का तरीका पता है, r = a² + b² + 2ab cos थीटा। ये मेरे पास सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम तो खाली इसी का जो है वही इनिशियल मोमेंटम है, इसमें तो कोई मोमेंटम है नहीं, और अब मेरे पास अगर दो वेक्टर्स यहाँ हैं जिनमें टोटल एंगल ये है थीटा 1 + थीटा 2, तो मैं इसका फाइनल मोमेंटम लिख नहीं सकता हूँ। इस फॉर्मूले की मदद से मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ, t of the system, ऐसे ही देता हूँ इनिशियल मोमेंटम of the system, टक्कर के पहले जो इनिशियल मोमेंटम है, कायदे से मुझे इसके मोमेंटम और इसके मोमेंटम का वेक्टर सम लेना चाहिए, पर इसमें तो मोमेंटम है ही नहीं, तो जो इसका मोमेंटम है बस वही पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, और इसका इनिशियल मोमेंटम तो मुझे पता है p1, जो कि मैं mv1i लिख सकता हूँ, इसे मैं p ही लिख देता हूँ, बस खाली p का नाम दे देता हूँ। जो इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम में पहले इसमें तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, बस जो इसमें मोमेंटम है उसको मैं नाम दे रहा हूँ p, और उसका फॉर्मूला है mv1i। अब मैं पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम देख रहा हूँ, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम मैंने देख लिया, अब मैं पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम देख रहा हूँ। उसके लिए मुझे कहना है मेरे पास एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है, इसका मोमेंटम मैं चलो p1 मान लेता हूँ और इसका मोमेंटम मैं p2 मान लेता हूँ, तो p फाइनल ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2, इसका मोमेंटम अगर p1 है और इसका मोमेंटम p2 है, तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि p1² + p2² + 2p1 p2 cos थीटा, ये टोटल एंगल थीटा। मेरे पास इनिशियली एक पार्टिकल ये है जिसका मोमेंटम mv है और इसका मोमेंटम 0 है, मुझे इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम चाहिए, तो जब इसका मोमेंटम है ही नहीं तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम उतना ही जितना खाली इसका है, इसका तो कोई मोमेंटम है नहीं, तो पूरे सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम वेक्टर सम लेने के बाद ये कहा जा सकता है, मुझे कायदे से इसके मोमेंटम का और इसके मोमेंटम का वेक्टर सम लेना है, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
पर इसमें तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो पूरे सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम बस इसके बराबर है। पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जिस तरह से मेरे पास आ गया है mv1i, और अगर फाइनल बात करूं तो मेरे पास दो पार्टिकल है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो पूरे रिजल्टेंट मोमेंटम तो यही आएगा ना, √p1² + p2² + 2p1 p2 cos थीटा, थीटा जहाँ टोटल एंगल है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन है तो आप अपनी इक्वेशन ये भी इस तरह से भी बना सकते हैं कि इस इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर दीजिए। ये इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है और ये फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी तो बराबर हैं। ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आर इक्वल, since initial momentum and final momentum of the system are equal, we can equate their magnitudes. We can equate the magnitudes of initial momentum and final momentum of the system. Initial momentum of the system and final momentum of the system are equal. We can equate their magnitudes. तो मैं अब इसको इससे इक्वेट करूं, अगर मैं इसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी mv1i, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, mv1i is equal to इनिशियल मोमेंटम तो पूरे सिस्टम का मैंने ले लिया, मैं इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वेट कर रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम मैंने सिस्टम को ले लिया, मैं इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वेट कर रहा हूं। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसका भी मास बराबर है, इसका ये फाइनल है v1f स्क्वायर, मोमेंटम ये है उसका स्क्वायर लेना है, mv2f स्क्वायर प्लस 2 mv1f v2f cos थीटा, स्क्वायर कर देते हैं और n कैंसिल कर देते हैं। चलो ये हो जाएगा m1² v1i का स्क्वायर m² v1f का स्क्वायर प्लस m² v2f का स्क्वायर प्लस 2m² v1f v2f cos थीटा। तो पहले तो मैं m² कैसे कर देता हूँ, ये डेरिवेशन मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ ना कुछ फिजिक्स में और सीख ही रहे हैं, तो जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम जरूर ध्यान से ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज इसको दोबारा अगेन ना पढ़ो। आपने ये सीखा कि हाँ मोमेंटम को लिखने का वेक्टर सम वाला मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है। मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स इक्वेट कर दिए हमने डायरेक्टली। आप खाली एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेट कर सकते हैं या खाली वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेट कर सकते हैं, या पूरे सिस्टम का पहले और बाद में मैग्नीट्यूड्स और मोमेंटम इक्वेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई कि v1i² is equal to v1f² plus v2f² plus 2v1f v2f cos थीटा। ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो पक्का यकीन है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। मोमेंटम की तो आप बनाओ या ना बनाओ, पर के ई की तो बनानी ही पड़ेगी। तो आगे लिख दीजिए, नाउ by kinetic energy conservation we had m1 v1i² plus 0 half m1 v1f² plus half m2 v2f²। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आपको ये दे रहा है क्योंकि आपका जो Q जो है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है और टारगेट में काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। और टक्कर के बाद दोनों कहीं कहीं जा रही है, टक्कर के बाद दोनों कहीं कहीं जा रहे हैं और मास से सारे बराबर हैं। ये हाफ है, ये हाफ है और ये हाफ है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास से सारे बराबर हैं। मास से सारे बराबर हैं, इसलिए v1i का स्क्वायर इज इक्वल टू v1f का स्क्वायर प्लस v2f का स्क्वायर। ये भी मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। एक मैंने मोमेंटम्स इक्वेट किए, मैग्नीट्यूड इक्वेट किए,
मोमेंटम के मैग्नीट्यूड इक्वेट किए, पूरे सिस्टम के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड टक्कर के पहले और पूरे सिस्टम के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड टक्कर के बाद हम इक्वेट कर सकते हैं। उसको इक्वेट करके मैंने यह इक्वेशन ऑब्टेन की थी। फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, ये V1 इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। अब ये इस चीज को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो दिस स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं भी यहाँ VI स्क्वायर लिख सकता था और ये कैंसिल हो जाता, और इसलिए मेरे पास रिजल्ट आ गया टू V1 फाइनल V2 फाइनल cos theta is equal to 0. This square plus this square is equal to V1I का square is equal to V1I का square। तो ये यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से कैंसिल कर दिया। डेरिवेशन को दोबारा आप देखिएगा ही मत प्लीज, ये फाइनली 0 आ गया, और अगर ये 0 आ गया तो मतलब बेसिकली cos थीटा 0 है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अगर ये पूरी एक्सप्रेशन 0 है इसका मतलब cos थीटा 0 है, और अगर cos थीटा 0 है तो cos के ग्राफ से मुझे पता है कि थीटा 90 डिग्री है। बस यही मेरा फाइनल डिसीजन। इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर अगर ये सब ना पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन होने के सही होने के ज्यादा चांसेस। ये सब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सारा टाइम और एनर्जी इसी में निकल जाएगा। अगर खूब सारे रिविजन्स के बाद कॉन्फिडेंस पूरे चैप्टर में आ जाने के बाद आप इसे पढ़ेंगे तो शायद फिर भी समझ में आ जाए, अदरवाइज आप इसी में कहीं तो भी गुम हो जाएंगे। वो गुम आपको नहीं होना है। फाइनल फैसला ये है कि भाई 2V1 फाइनल V2 फाइनल cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, बिकॉज़ cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा 1 और थीटा 2 है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमेशा 90 डिग्री होता है। बस इसी पे हम इसको समरी करके अभी लिख देंगे। ये डेरिवेशन हो गया जिसको कि आप एक बार भी ना पढ़ें, नोट्स में है। ये आपको भरोसा है कि अगर कभी आप अटके तो आपके नोट्स में है। बस इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पर वो अगर ये रिजल्ट आपको याद है कंक्लूजन तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाए। ठीक है, यही लिख दीजिए कंक्लूजन। पूरी कॉलिजन में आपको एक ही केस आएगा और फिर आपको केवल यही पढ़ना है। पूरी कॉलिजन में आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इस लेक्चर में सिर्फ एक बात आपको करनी है कि भाई अगर M1 = M2, V2 इनिशियल इज 0, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन, तो फिर फाइनल रिजल्ट ये है, फाइनल रिजल्ट ये है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होता है। अगर इसने एक एंगल को 37 डिग्री दिया है तो दूसरा एंगल वो 90 माइनस 37 होगा, 53 डिग्री होगा। बस यही आपसे एक्सपेक्टेड है। पहली बात है कि मासेस इक्वल है, दूसरी बात है कि टारगेट इनिशियली रेस्ट पे है, तीसरी बात है कि इलास्टिक कोलिशन है। अगर ये सारी बातें हैं तो टक्कर के बाद इनके जो एंगल्स होंगे उनमें आपस में टोटल एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो केवल यह क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो बोलेगा कि साहब टक्कर के बाद एक की वेलोसिटी 37 डिग्री के एंगल पर है तो दूसरा ओरिजिनल लाइन से जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी थी वहां से कितने एंगल पे जाएगा। अगर एक 37 डिग्री पे जा रहा है तो दूसरा अब बस 90 माइनस 37 आप याद रख लें। इस क्वेश्चन के आने के काफी चांसेस है, बट आप जरूर समझते हैं कि अगर ये आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हैं और रिजल्ट आपको याद है तो आंसर देने के लिए आपको डेरिवेशन की कहाँ जरूरत है। एक बार भी अगर आप डेरिवेशन के चक्कर में पड़े तो ये कमजोर हो जाए। तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे सवाल बने, आंसर मैच करें, कॉन्फिडेंस बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े, उसके बाद शायद बाकी चीजें भी समझ में आ जाए। मैं रिवाइज तो आपको एक बार फिर से करा देता हूँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवाइज में आपको ये करा रहा हूँ कि साहब जब पूरी कॉलिजन होगा तो आप एक बार x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे, एक बार y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे और शायद आप एक कई कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लिखें। बस इस तरह से आप 3 इक्वेशंस बनाएंगे,
तब भी वहाँ 4 अननोन होंगे, तो एक ना एक अननोन सवाल आपको मेंशन कर देगा। तो उस टाइप के सवाल पेपर में आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन में हमने सीखा जरूर, फिर वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में कोई थीटा कंपोनेंट नहीं आता, एनर्जी कंजर्वेशन में कोई थीटा कंपोनेंट नहीं आता। ओके, और फिर फाइनल रिजल्ट ये है, अब मैं इस वाले पार्ट का डेरिवेशन नहीं कहूंगा, फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर दो पार्टिकल्स में इलास्टिक कॉलिशन हो रहा है, टारगेट पहले से रेस्ट पे है, और बाद में ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से एंगल 37 पे एक पार्टिकल जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से जिस एंगल पे जाएगा वो 90 - 37 होगा। सवाल में आपको ये देखना होगा कि उसने एंगल θ2 मांगा है, उसने एंगल θ2 मांगा है या θ1 + θ2 मांगा है। ठीक है, तो इस तरह से इलास्टिक कोलिजन में ये सारा का सारा डिस्कशन आपका समाप्त होता है। ये चैप्टर ही इनफैक्ट पूरा फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम समाप्त होता है गाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक दो बातें और लिखी हैं इसकी सॉल्यूशन में, तो उसको जरा मैं एक बार पढ़ दूं आपके सामने। एग्जांपल 6.13 के सॉल्यूशन में कहता है, दिस प्रूव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। ये भी फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा है। कहता है, व्हेन टू इक्वल मासेस अंडरगो ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन with each one of them one of them at rest, then after the collision they will move at right angles to each other. सवाल में आपसे वो पूछ सकता है या तो कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 90, और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से किसी एक का एंगल देके इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से दूसरे का एंगल बोलेगा, तो θ1 + θ2 = 90 डिग्री से निकालना पड़ेगा। यहाँ इसने वर्ड एक यूज किया है, ग्लांसिंग। ग्लांसिंग हम नहीं भी समझे तो हमें समझ में तो आता है। ये केस ग्लांसिंग वर्ड अगर एग्जाम में उसने यूज कर लिया और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आप बाकी सब तो समझ रहे हैं कि यार इतनी सारी जो मैथमेटिकल बातें हैं उनमें तो जरूर θ1 + θ2 = 90 आ ही रहा है। कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं या जो सिचुएशंस जो होती है वो आपको नहीं भी समझ में आए, तो आप ये समझ लीजिए कि यार मासेस तो इक्वल दिए हैं, इलास्टिक कोलिजन भी दिया है और टोटल एंगल की बातें कर रहा है, तो मतलब केस मेरा जाना पहचाना है। कि उसको क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में जो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आना चाहिए। ग्लांसिंग तो यही मतलब है कि एक अगर यहाँ आएगा और दूसरा एकदम यहाँ आके टक्कर मारेगा, तब तो ये 2D कोलिजन होगा ही नहीं। हाँ, एक अगर यहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा कहीं इधर ऐसा जा रहा है और टक्कर हो रही है, तो जरूर ये यहाँ और यहाँ जा सकते हैं, तो हल्का सा टच करता हुआ जा रहा है, हेड ऑन कोलिजन नहीं है। सेंटर टू सेंटर टक्कर जा नहीं रहे ये लोग, एक यहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ से जा रहा था, तो हल्का सा स्निक करता हुआ गया, स्निक में उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ग्लांसिंग का ऐसा ही कोई मतलब है। ये आपको समझना जरूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन में कुछ जानकारियां, थियोरी की जानकारियां, कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस या कुछ सिचुएशंस ऐसी दी हैं जो आपको नहीं पता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं सवाल कैसे सॉल्व करूं। जो सवाल की मेन बात होती है वो तो उसकी मैथमेटिक्स होती है। तो आप समझ रहे हैं कि मासेस इक्वल है, इलास्टिक कोलिजन है, ये सारी जानकारियां उसने दी हैं, टारगेट रेस्ट पे भी है, तो इससे तो आप समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन एनसीईआरटी की एक सिचुएशन से मैच कर रही है, और एनसीईआरटी की जो सिचुएशन पढ़ाई है उसके अलावा वो कुछ आपसे पूछ ही नहीं सकता। आप इससे रिलेटेड जो भी आपको सवाल में आधी पौनी बातें समझ में आ रही है, उससे रिलेटेड जो बात आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है, अज्यूम कर लीजिए कि वही सवाल। हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर में पढ़ के पूरा समझ में नहीं आया है कि सवाल क्या है, but assume the given question to be exact replica of the question or the situation given in NCERT, even though there are certain things that are not clear to you, but जो नहीं क्लियर है उसे इग्नोर करिए, और जो क्लियर है केवल उसी को और दिमाग में इम्पैक्टफुल बनाइए। यार ये दिया तो है, मासेस इक्वल है, टारगेट रेस्ट पे है, इलास्टिक कोलिजन, एंगल की बातें कर रहा है, इतना समझ में आया ना, तो बाकी जो नहीं समझ में आया वो सब डेफिनेटली आपको परेशान करने के लिए दिया गया। आपको दिए गए सवाल में से अपने काम की बातें ढूंढते आनी चाहिए। पूरा सवाल 100% आपको क्लियर होगा ऐसा तो शायद ही कभी होगा। आगे क्या कह रहा है, द मैटर सिंप्लीफाइज ग्रेटली इफ वी कंसीडर स्फेरिकल मासेस विद स्मूथ सरफेसेस।
and assume that collision takes place only when the bodies touch each other. ये सारे कंप्लीट चैप्टर की बात शायद कर रहा है कि कॉलिजन तब होता है जब दोनों बॉडीज फिजिकली एक दूसरे को टच करती हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द गेम्स ऑफ मार्बल्स, कैरम्स एंड बिलियर्ड्स. तो कुछ भी मेरे ख्याल से इसने कुछ खास बोला नहीं, कहता मैटर सिंप्लीफाइज ग्रेटली. पता नहीं इसमें क्या सिंप्लीफाई हो गया. इफ यू कंसीडर स्फेरिकल मासेस विद स्मूथ सरफेसेस, हम तो सब सिंप्लीफाइड सिचुएशन ही मानते हैं. हम तो मानते ही नहीं है कि कहीं कुछ, हम वी कंसीडर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. जो भी हमें नहीं दिया हम उन चीजों के बारे में इग्नोर ही करेंगे. हम क्यों सोचेंगे कि ये सरफेस स्मूथ है कि नहीं है ना. कहता इन अवर एवरीडे वर्ल्ड collisions takes place only when two bodies touch each other. But consider a comet coming from the distances, alpha particle coming towards the nucleus. We have to deal with forces involving action at a distance. Such an event is called scattering. ये एक लाइन जरूर ठीक है. चलिए आप हेडिंग दे दीजिए, एक लाइन और थोड़ी सी पढ़ लीजिए, स्कैटरिंग. हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. स्कैटरिंग नाम तो आपको पता होना चाहिए. कभी कभी हम वर्ड स्कैटरिंग यूज करते हैं. स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करते हैं. स्कैटरिंग नाम पता तो होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है, और इसमें कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं. The velocities and directions in which the two particles go away depend on their initial velocity as well as the type of interaction between them masses. ठीक है. स्कैटरिंग से मेरा केवल यहाँ ये मतलब है आपका कि जरूरी नहीं है कि दो पार्टिकल फिजिकली कॉलिजन, और अगर दो पार्टिकल एक्चुअली टच कर रहे हैं दूसरे को और टक्कर के बाद मोमेंटम इंपार्ट कर रहे हैं और अपने अपने रास्ते बदल रहे हैं तो उसको एक्चुअली कॉलिजन कहा जाता है. पर बिना फिजिकल टच के भी अपने रास्ते बदल लेते हैं, उसको स्कैटरिंग कहते हैं. ऐसा लिख दीजिए. when particles do not touch each other physically, but their paths get changed due to the forces between them, then the collision is called scattering. Sir, Then the collision is called, due to the forces between them, then the collision is called scattering. मतलब अगर इसकी समरी बना है, हालांकि थ्योरी की क्या समरी बना है, तो collision से हमारा मतलब है actual physical contact takes place. Actual physical contact होता है और फिर दोनों के रास्ते बदल जाते हैं. और स्कैटरिंग का मतलब collision without physical contact. डिस्टेंस से ही सब हो गया, डिस्टेंस से ही रास्ते बदल गए. collision without physical contact, ये स्कैटरिंग है. बिना टकराए भी ये बॉडीज एक दूसरे पे अपने फोर्स लगा सकती हैं. ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ रहे हैं. चलिए हम एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कोई बहुत भरोसा तो है नहीं, 100% गारंटी तो मैं नहीं ले सकता. जो पूरे 720 आउट ऑफ 720 लाना चाहते हैं वो तो शायद एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा. यूजुअली अगर आपका 150 तक का टारगेट है, 160 तक का टारगेट है, तब तक तो बहुत सारी लाइनें आप छोड़ सकते हो. पर अगर 180 का टारगेट है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको 10 टाइम्स सिलेबस पढ़ना पड़ेगा. 160 के लिए जितना आपको पढ़ना है उससे 10 टाइम्स ज्यादा पढ़ना पड़ेगा 180. ठीक है. तो कहता है इन अवर एवरीडे वर्ल्ड collisions takes place only when two bodies touch each other. But consider a comet coming from far distance to the sun. और है ना, अब कॉमेट जब सन की तरफ आ रहा है तो टकराने के पहले एक्चुअली पूरा पास तो आ नहीं पाता, तो वो रिपेल हो जाता है ना. डिस्टेंस से ही इनका फोर्स काम कर गया टुवर्ड्स द अल्फा पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड गोइंग अवे इन सेम डायरेक्शन. ये अल्फा पार्टिकल वाला तो हम बात कर सकते हैं आपसे. अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है, और ये इधर आता है, इस थोड़ा सा कहीं होता है और ऐसा वापस चला जाता है. ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है +Z.
Z जहाँ उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये किसी वेलोसिटी से आता है, रुकता है और फिर वापस चला जाता है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि आप रोड पे जा रहे हैं और मे बी आप स्कूटर पे या कार में, और आपकी कार बहुत तेज जा रही है और सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से जो गाड़ी आ रही है मे बी वो मान लीजिए बाइक पे बैठा है, सामने वाला बाइक पे बैठा है, अब आपकी आपस में टक्कर तो नहीं हुई, पर जैसे ही उसने रियलाइज किया, पहले उसका ध्यान आपकी कार पे नहीं था, कि कार अचानक बहुत तेजी से आ गई है, मुड़ के आ गई है सामने, मुड़ के अचानक इस वाले के सामने आ गई है, तो ये डर के मारे तेजी से ब्रेक लगा लेता है, और तेजी से ब्रेक लगा लेता है तो इसकी गाड़ी गिर जाती है, इसके हाथ पैर छिल जाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट तो हुआ नहीं है, आपकी गाड़ी उससे टकराई नहीं है, वो आपके ऊपर जुर्माना कर नहीं सकता, केस कर नहीं सकता, लड़ाई कर नहीं सकता, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं है आपका, पर फिर भी उसका असर तो हुआ ना, उसकी गाड़ी भी टूट गई, उसके हाथ पैर भी टूट गए, जबकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन वहां है जहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी हम ये कहेंगे कॉलिजन तो हुआ है शायद, क्योंकि इसी के कारण तो हुआ है जो दूसरा हुआ है। या कॉलिजन तब भी होता है जब मास्टर आपका प्रोफेसर टीचर स्कूल में आ रहा है कॉरिडोर में और आप साइड से कट लिए, तो बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी रास्ते बदल गए ना, यहाँ भी बिना फिजिकल कांटेक्ट के रास्ते बदल गए, तो ये भी कॉलिजन है। हाँ, इसको प्रेफरेबली स्कैटरिंग वर्ड यूज किया जाता है, जब फिजिकल टक्कर हो तो उसे कॉलिजन कहते हैं, और बिना फिजिकल कांटेक्ट के अगर रास्ते बदल जाए तो इसे अल्फा पार्ट, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। आप शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ेंगे, तो वर्ड स्कैटरिंग और कॉलिजन में थोड़ा सा ध्यान बस आपका चला जाए। Okay, finally, now it is all over, and so now finally we are done with the chapter 6, guys. Thank you so much. Bye bye. Good luck. Thank you.